हेलो एवरीवन, आज हम लोग ज्योमेट्री का सेशन 4 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेशन 3 तक किया हुआ है, जिसमें हमने ज्योमेट्री के बेसिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। इस लेक्चर में फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक करूंगा, उसके आगे थोड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार बेसिक फिनिश कर लेते हैं और बेसिक फिनिश करने के बाद उसके बाद हम इन सारे कॉन्सेप्ट पे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। PQ जो है वो 10√3 है, QR जो है 20 सेंटीमीटर है और रूट P जो है वो 90 है। An equilateral triangle PQS is constructed with base PQ and vertex S at a maximum possible distance from R. What is the length of RS? तो मैं क्या करता हूं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। दिस इज, इसको मैं ले रहा हूं कि ये P है, उसके बाद ये Q है और उसके बाद PQ के बाद लास्ट में अपने पास R है। PQ का जो वैल्यू है, PQ का जो वैल्यू है अपने पास 10√3 है। PQ का जो वैल्यू है 10√3 है। QR का जो वैल्यू है ये 20 सेंटीमीटर है। एंगल P का वैल्यू 90 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल PQS एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक PQS कंस्ट्रक्ट किया जाता है। PQS कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बेस PQ को माना जाता है। वर्टेक्स जो है S है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम R से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखना था, इसलिए मैंने S को यहां रखा। इधर इधर या इधर रखूंगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक, अभी ये चीज है। अब आप ध्यान से समझिए, ये 90 डिग्री है तो ये 20 है, ये 10√3 है। आपको मैंने एक समझाया था कि अगर 20 10√3, ठीक है, ऐसा है तो अगर रेशियो आप देखेंगे तो ये √3 और ये 1 है। तो अगर मैं 2 बोलूंगा, सॉरी √3 और 2 है, 10 से डिवाइड किया तो √3 आ गया, 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो अगर यहाँ पे 10 होगा तो ये 1 रेशियो √3 और 2, मतलब क्या हुआ कि ये 30, 60 और 90 का ट्रायंगल बन गया। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये समझाया था। इसका मतलब 30 का वैल्यू 10 होगा, 60 का वैल्यू 10√3 होगा और 90 का वैल्यू 20 होगा। तो 20 10√3, तो इसका वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कि RS का वैल्यू निकालो। RS का वैल्यू निकालो। ये जो वैल्यू आया था 30 डिग्री आया था, 30 के सामने का साइड 10, इसके सामने का साइड जो था वो 60 आया था, 60 के सामने का साइड ये था, 90 के सामने 20 था। अभी यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको कैसे RS निकालूंगा, मैंने PR को K तक इंक्रीज कर दिया, KS एक परपेंडिकुलर डाला। तो जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो अब कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। ये 90 है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60, 60 और 60 होगा ये सारे वैल्यू। जब ये 90 है, ये 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो गया तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 60 होगा। मतलब इसके सामने 1 और इसके सामने √3 आने वाला है, ये तो क्लियर है। अब एक बात देखना, 90 के सामने जो आएगा वो 2 वैल्यू लेगा और PQS इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो PQ का जो वैल्यू है वो PS के इक्वल होगा और जो 10√3 होगा। और 10√3 का जो वैल्यू है वो 2 इक्वल टू 10√3। 2 क्यों, यही 60, 30 और 90 का वैल्यू बना है। राइट एंगल ट्रायंगल पे 2 यूनिट होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो PS साइड है वो 2 यूनिट होगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10√3, तो 1 यूनिट होगा कितना, 5√3। तो √3 का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा कि √3 का वैल्यू क्या हो, तो 5 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 15 हो जाएगा। तो KR का वैल्यू हो गया 15 प्लस 10 25, 15 प्लस 10 25 हो गया। ये 5√3 है। तो SR निकालना है, कैसे निकालेंगे, SR निकालना है अपने को। तो SR निकालने के लिए 5√3 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 10, 25 डायरेक्ट लिख देता हूं, 25 का स्क्वायर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 5√3 का स्क्वायर अगर अपने को करना है तो 5√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी आप इसका निकाल सकते हैं, वैल्यू क्या होगा, SR का वैल्यू निकालना है। 25 इंटू कितना हो जाएगा, 3, 75 प्लस 625, ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा 700। तो 700 अगर आ रहा है तो 10√7, इसका आंसर जो होगा 10√7 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूला होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जिसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला था एक बार देखते हैं।
अगर आपके पास बेस और हाइट गिवन हो तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। जैसे सपोज करो कि अपने पास कोई ट्रायंगल गिवन है, अपने पास कोई ट्रायंगल गिवन है, तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इसमें मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी कह रहा हूं। ये है हमारा बेस, ठीक है, और इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, इसको मैं कह रहा हूं कि ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। तो ऐसे केस में मैं कैसे एरिया निकालूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करेंगे तो एरिया उस ट्रायंगल का निकाल पाएंगे। दूसरा क्या सेक्शन है, हीरोन्स फॉर्मूला इसको कहते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर अपने पास कोई ट्रायंगल गिवन है, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों ही साइड मुझे मालूम हो, ठीक, तो ऑल साइड जब नोन होगा तब क्या करेंगे कि पहले मैं एस निकालूंगा। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस निकालूंगा, एस का जो वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकलता है। इससे हम एरिया के फॉर्मूला पे जाएंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर जो मैंने यहां बताया, ए क्या है, साइड, सेमी पेरीमीटर इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ऐसा निकाल के प्रोडक्ट कर देंगे तो वहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, वहां से मैं एरिया निकाल पाऊंगा। ठीक, आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभी बोला जा रहा है कि अपने पास मान लो कि दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है, दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कि ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है वो ए है, इसका वैल्यू बी है और ये एंगल सी अपने को मालूम है, ठीक है, वो दोनों एंगल के, वो दोनों साइड के बीच का एंगल मुझे मालूम है। तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। साइन सी, साइन का मतलब जैसे सी का वैल्यू मान लो 30 डिग्री होगा तो साइन 30 हो जाएगा, 60 होगा तो साइन 60 हो जाएगा, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल है। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल जो है इसके बाहर इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल है तो यहां से ऐसे जो ये रेडियस है इसको आर कहते हैं, ठीक है, आर कहते हैं। और अगर मान लो कि ये ए बी और सी तीन हमारे पास वर्टेक्स है, तो ए बी जो है वो ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां से मैं सेमी पेरीमीटर निकाल पाऊंगा जो थोड़ी देर पहले निकाला था, एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो यहां से एरिया मुझे निकालना है, तो स्मॉल आर इंटू एस निकालते हैं। स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है वो इन रेडियस उसको कहते हैं, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर करते हैं तो वहां से हमें एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सरकम रेडियस आता है। पहले सरकम रेडियस समझते हैं कि सरकम रेडियस, अच्छा इन रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है, इस पे डिटेल लेक्चर आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम समझते हैं कि क्या है, बस ये समझ रहे हैं। अभी क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करते हैं। अब ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे ऐसे एक सर्कल हमने बना दिया। अब जब मैं ये सर्कल बना दिया तो इस सेंटर से यहां तक एक कैपिटल आर बनता है, ठीक है। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो अगर मैं सरकम रेडियस का यूज करके एरिया निकालना चाहूंगा तो एरिया कैसे निकलेगा, साइड का प्रोडक्ट ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। आर क्या है, आर जो है सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस कैपिटल आर लिखा हो मतलब बड़े वाले सर्कल का वो रेडियस है। अच्छा, हालांकि ज्योमेट्री में इसका मैं यूज नहीं करने वाला, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं क्योंकि एरिया का ये भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मान लो कि अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हम पढ़ेंगे, अपने पास एक ट्रायंगल है, ये x1 y1 है, ठीक है, और ये जो है x2 y2 है और ये जो है x3 y3 है, ठीक है, x3 y3 है। तीन वर्टेक्स गिवन है, तो तीन वर्टेक्स गिवन है तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 मॉड में होता है सारे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया का फॉर्मूला जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उस केस में ऐसा होता है। आई होप कि क्लियर होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। हम चलते हैं आगे। अभी एक और चीज समझते हैं कि अगर अपने पास ट्रायंगल गिवन रहेगा और उनके साइड का रेशियो गिवन रहेगा तो हम क्या इससे समझेंगे। मान लो एक अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये जो ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल, अच्छा एक इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन, मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। इस लाइन पे उस सामने वाले पॉइंट से मैं कितने राइट एंगल ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, कितने राइट एंगल ड्रॉ कर सकता हूं। तो राइट एंगल सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन अगर ड्रॉ करने की बात आएगी तो मैं इनफाइनाइट अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, पर राइट एंगल एक ही होगा, मतलब किसी लाइन पे किसी पॉइंट से हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो इससे मैं एक परपेंडिकुलर अभी डाल देता हूं जिसको मैं कह रहा हूं P, और यह है परपेंडिकुलर। AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ABD ट्रायंगल का भी अगर आप हाइट देखेंगे तो वो AP ही होगा, और ADC का भी देखेंगे तो AP ही होगा। आपको लगेगा कि सर बाहर कैसे हाइट हो गया, तो आप ऐसे समझिए, ये एक ट्रायंगल है तो इसका हाइट डालना, इससे परपेंडिकुलर डालना नीचे, तो आप बाहर ही डालेंगे ना, हाइट जो होगा वो तो बाहर ही आएगा, तो बाहर ही आएगा, ठीक है। तो अभी यहां से आप देखिए ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का एरिया मुझे निकालना है, तो 1/2 इंटू BD इंटू AP होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल ACD का एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो 1/2 इंटू CD इंटू AP ही होगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम डिवाइड कर दो, तो जब तुम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, AP से AP कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो बचेगा वो BD डिवाइडेड बाय CD बचेगा, ठीक है। BD डिवाइडेड बाय CD बचेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो एरिया का हाइट मुझे मालूम है कि सेम होने वाला है, तो उसका जो बेस होगा, बेस का रेशियो उसका एरिया के रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि एरिया का जो रेशियो होगा वो बेस रेशियो पे इक्वल होगा, यही चीज है। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूं, क्वेश्चन पे हम ये बात समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC है, पॉइंट P एंड Q आर ऑन AB है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, दिस इज ABC, ABC एक ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब ये ABC जो ट्रायंगल है, पॉइंट P एंड Q, P जो है वो AB पे है एंड Q जो है वो AC पे है रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB जो है, AP जो है और PB 2:3 के रेशियो में, जबकि AQ 2 और AC पूरा 5 है। AQ रेशियो AC जो है ये 2:5 है, तो AC में तो AQ भी आता है, मतलब 2 पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो ये 3 हो गया। अगर ये AP और PB का जो रेशियो वही AQ और QC का रेशियो हो गया, इसका मतलब ये है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, PQ एंड BC जो है वो पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो गया तो PQ का वैल्यू 2 है और BC का वैल्यू तो 5 है, तो 2 के वजह से इसका एरिया 4 यूनिट होगा, और 5 के वजह से इस पूरे ABC का जो एरिया है, मतलब ट्रायंगल APQ का जो एरिया होगा वो 2 डिवाइडेड बाय, इधर लिख देता हूं, ट्रायंगल APQ का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2, इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर दो, मतलब क्या हो गया, ये 4 यूनिट होगा और ये 25 यूनिट होगा। तो ABC का एरिया 25, APQ का एरिया 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल BPQC का क्या होगा, 25 में से 4 माइनस कर दो तो 21 होगा। अपने से पूछा है कि APQ डिवाइडेड बाय BPQC, तो APQ 4 डिवाइडेड बाय 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ABC एक ट्रायंगल है, पॉइंट P जो है वो BC पे है, सच दैट BP और PC का जो लेंथ है 1:2 है, तो 1:2 है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब कह रहा है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल APC, ठीक है, ट्रायंगल ABP और APC
मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो इनका स्क्वायर कर दो, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि बेस रेशियो से हम कैसे, अच्छा ये हम क्यों कर पा रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं कि अगर तुम इस वर्टेक्स से हाइट डालने की कोशिश करोगे ना तो दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम हाइट होगा। दिस इज द रीजन कि मैं ये काम कर पा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एडी जो है वो 7 है, एडी जो है वो 7 है एंड परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर टू बीसी भी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस याद है ना, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कैपिटल आर। सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, ठीक है। तो एरिया निकालना है मुझे एबीसी का सपोज, तो आप कहेंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता था, और साथ ही साथ एक और चीज होता था कि एरिया निकालने के लिए a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4r। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला बताया था। तो 1/2 इंटू बीसी जो है इंटू 7 कर दिया, a का वैल्यू मान लेते हैं कि a, b और c ये है, तो a हो गया 13, b हो गया 14 और c हो गया bc डिवाइडेड बाय 4r। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखना, अगर देखोगे तुम ध्यान से तो bc bc कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो r का जो वैल्यू है वो 13 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, r का जो वैल्यू है वो 13 यूनिट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं कि कोई इन ट्रायंगल PQR है, कोई ट्रायंगल PQR है जिसमें पॉइंट T एंड S आर ऑन PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। T एंड S जो है, T जो है वो इस पे है और S जो है इस पे, सच दैट TS इज पैरेलल टू QR। TS जो है वो पैरेलल है QR के। TQ का जो वैल्यू है वो 7.2 है, TQ का जो वैल्यू है वो 7.2 है, PS का जो वैल्यू है वो 1.8 है और SR का जो वैल्यू है ये 5.4 है। तो फाइंड करने कह रहा है PT का लेंथ। अभी ध्यान से देखना, आपको मैंने समझाया था कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो PS, अगर इफ TS जो है वो पैरेलल है किसके साथ, TS जो है वो पैरेलल है QR के साथ, तो PT डिवाइडेड बाय TQ का जो वैल्यू होगा वही PS डिवाइडेड बाय SR का वैल्यू होगा। तो ये 1 और 3 के रेशियो में, इसका मतलब PT 1 होगा तो ये 3 होगा, मतलब ये 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू 7.2 है, 3 यूनिट का वैल्यू 7.2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2.4, और इसका जो वैल्यू है वो 1 यूनिट ही तो होगा, मतलब 2.4 सेंटीमीटर ही तो होगा। PT का वैल्यू जो है वो 2.4 सेंटीमीटर होगा। आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले आ चुके हैं। आई होप कि क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा रेशियो कैसे काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, गिवन वैल्यूज डिनोट्स द एरियाज ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट्स दे आर इन। ठीक है, मतलब यहां ये जो पार्ट रह गया इसका क्या सीन है मैं बता देता हूं एक बार, कि जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट है तो इसका एरिया 3 है, अब ये वाला पार्ट है तो इसका एरिया 7 है, अब ये वाला पार्ट है तो इसका एरिया x है। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप इसको देखोगे तो फिर इसका एरिया 7 है। आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। यहाँ पे अपने से पूछा है कि गिवन वैल्यूज डिनोट्स द एरियाज ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट्स दे आर इन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर मैं ये होमवर्क में दे दूं कि ये अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं अगले क्लास में लूंगा और आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट में बताइए और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।